हनोई एयरपोर्ट पर 15 सीटर पर्सनल मिनी वैन हमको पिक करने आई हुई थी। सिटी 45 मिनट्स के दूरी पर है। सबसे पहले लोकेशन था वियतनाम म्यूजियम ऑफ एथनोलॉजी, जिसको पूरी तरह से देखने में हमें 1 घंटा जितना समय लगा। ये म्यूजियम में ट्रेडिशनल वियतनामी लोग, उनकी हिस्ट्री, रहन सहन, खान पान वगैरह के बारे में काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। जिनको हिस्ट्री में रुचि है वह यहाँ पर 3 घंटे से ज्यादा समय बिता सकते हैं। हमारा दूसरा लोकेशन था सेंट्रल जेल। जैसे भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया था, वैसे ही वियतनाम पर फ्रेंच लोगों ने काफी लंबा शासन किया था और काफी जुल्म भी गुजारे थे। वह वियतनामी क्रांति वीरों को इस जेल में बंदी बनाकर रखते थे और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती थी। यह जेल में हमने 2 घंटे जितना समय बिताया और यह जाना कि हमारी और वियतनाम की गाथा बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है। यह जेल में फेमस अमेरिका और वियतनाम की जंग का भी एक पूरा सेक्शन है। दूसरा दिन हमारे लिए रेस्ट डे था। वह हमने जानबूझकर शॉपिंग के लिए रखा था। वियतनाम में शूज, ब्रांडेड टी शर्ट, स्पोर्ट्स क्लोथिंग्स वगैरह के लिए काफी बेहतर जगह है। वियतनाम की राजधानी में लोगों के घरों की चौखट से कुछ इंच की दूरी पर बने ट्रैक पर चलने वाली यह ट्रेन और इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपनी खासियत के चलते दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींच लेता है। इस ट्रेन को चलाने वाला सिस्टम आज भी बिना किसी गलती के काम करता है। ये पूरी जगह लंबे समय से हनोई की सबसे फेवरेट टूरिस्ट साइट रही है। इसका रेलवे ट्रैक आज भी काम करता है। रेल की पटरियों पर ट्रेन आज भी दौड़ती है। यहाँ पर कुछ मार्केट होलसेल मार्केट है। यहाँ पर वह रिटेलर्स को कोई भी चीज बेचता नहीं है। कोई भी मार्केट में जाने से पहले लोकल पब्लिक के साथ चेक कर लेना हितावा है। शॉपिंग का माहौल इंडिया जैसा ही है, मतलब यहाँ पर फुल बार्गेनिंग होती है। उस दिन वियतनाम का स्वतंत्रता दिवस 2 सितंबर था, जिसके कारण रास्ते गलियां लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। रात को हमारी फ्लाइट थी फ्रॉम हनोई टू दनान। वहां पे हम साला बीच होटल में रुके थे। हमारा पार्शियल सी फेसिंग रूम था। यह काफी शानदार होटल है और लोकेशन भी काफी बढ़िया है। आप गूगल पर उसके रिव्यूज और फोटो देख सकते हैं। बाना हिल्स तक पहुंचना सीधा है। यह दानांग से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुबह जल्दी तैयार होकर हम बाना हिल्स के लिए निकल पड़े। हमने हमारे लिए प्राइवेट लिमोजिन कार बुक करवाई हुई थी। यहाँ के रास्ते और आजू बाजू घने पेड़ और पौधे जैसे ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग की सफर कर रहे हैं। हम अपनी होटल से बना हिल्स 45 मिनट में पहुंच गए थे। हमारी टिकट्स टूर पैकेज में इंक्लूड थी। बाना हिल्स धरती पर एक स्वर्ग समान यह जगह है। बाना हिल्स ऐसी जगह है जहां पर आपको पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, इसीलिए वहां पर सुबह 8 से 9 बजे तक पहुंच जाओ तो बेहतर है। बाना हिल्स में केबल कार से पहाड़ियों पर जाते हैं। केबल कार यात्रा अपने आप में एक अनुभव है जो अपनी लंबाई और ऊंचाई के लिए कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। वियतनाम के मध्य में छिपा हुआ
बाना हिल्स प्राकृतिक सौंदर्य और मानव रचनात्मकता का अभयारण्य है। घुमावदार पहाड़ियां जंगलों से हरी भरी चादर से ढकी हुई हैं और हवा ठंडी है जो वियतनाम की प्रचंड गर्मी से राहत प्रदान करती है। बाना हिल्स का सबसे प्रतिष्ठित आकर्षण निस्संदेह गोल्डन ब्रिज है। इस वास्तुशिल्प चमत्कार ने अपने अद्वितीय डिजाइन से दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। पुल जो हवा में लटका हुआ प्रतीत होता है और पहाड़ से उभरे दो विशाल पत्थर के हाथों इसे सपोर्ट करते हैं, न केवल इंजीनियरिंग की उपलब्धि है बल्कि एक कला से भरा स्थापत्य भी है। गोल्डन ब्रिज पर चलना एक अलौकिक अनुभव है। यह पुल दिन भर विभिन्न रंगों में बदलता रहता है, सूर्योदय की हल्की चमक से लेकर सूर्यास्त के गर्म आलिंगन तक, जो इसकी अलौकिक सुंदरता को और बढ़ाता है। बाना हिल्स में सबसे अधिक मांग वाले आकर्षणों में से एक फैंटेसी पार्क है, एक मनोरंजन पार्क जो सभी उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन की गारंटी देता है। इसमें ढेर सारी राइड्स, खेल और मनोरंजन के विकल्प हैं। समय के अभाव के कारण हम फैंटेसी पार्क में ज्यादा नहीं रुके थे। वहां पर सिर्फ एक मैनुअल रोलर कोस्टर राइड है जो कि एक काफी अलग एक्सपीरियंस है। हमने वहां राइड की थी। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक आकर्षणों के अलावा बाना हिल्स एक आध्यात्मिक स्थान भी है और सभी वियतनामी लोग के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है। लिनहोंग पैगोडा जो पहाड़ियों के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। ये बौद्ध मंदिर अपनी जटिल वास्तुकला और आकर्षक मूर्तियों के साथ क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत का एक प्रमाण है। यहाँ आपको एक अलग प्रकार की शांति है और मंदिर के चारों ओर हरे भरे दृश्यों को देखते हुए अपने भीतर से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। फ्रेंच विलेज वियतनाम के बाना हिल्स में स्थित आकर्षक फ्रेंच विलेज में आपका स्वागत है। बाना हिल्स में फ्रेंच विलेज एक अवश्य घूमने लायक स्थान है, जहां यूरोपियन सुंदरता और वियतनामी सुंदरता का मिश्रण एक जादुई अनुभव बनाता है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। जैसे ही आप इस आकर्षक गांव में घूमेंगे, आप फ्रांसीसी शैली की वास्तुकला और जीवंत फूलों के बगीचों से सजी इसकी सड़कों से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। गांव में रमणीय कैफे और रेस्तरां है, जहां आप शांत वातावरण का आनंद लेते हुए फ्रेंच और वियतनामी खाने का स्वाद ले सकते हैं। सड़क पर प्रदर्शन करने वाले कलाकार माहौल को जीवंत बनाते हैं, मनोरंजन प्रदान करते हैं और गांव के सांस्कृतिक आकर्षण का स्वाद भी चखाते हैं। अपने कैमरा में जीवंत रंगों, अद्वितीय डिजाइन और समग्र माहौल को अवश्य कैद करें, क्योंकि इस गांव का हर कोना सोशल मीडिया के योग्य है। जब फ्रांस वियतनाम पे राज करता, तब फ्रेंच ऑफिसर ने बाना हिल्स को वेकेशन स्पॉट जैसे इस्तेमाल करते थे। बाना नाम की उत्पत्ति उन स्वदेशी बाना लोगों से हुई है जो सदियों से यहाँ रहते हैं।
हम शाम को 5 बजे बाना हिल से निकले और 6 बजे तक होटल पहुंच गए। फिर हमने शाम बीच पे गुजारी, जो कि हमारे होटल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था। यह बीच काफी सुंदर है और भीड़ भी काफी कम रहती है। यहाँ पर हमने सनसेट एंजॉय किया और बहुत सारे फोटोज भी खींचे। नाइट में दनांग का व्यू बहुत ही जबरदस्त था। दूसरे दिन मॉर्निंग में हमने होटल के टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल है, वहां पर रिलैक्स करते हुए 2 से 3 घंटे बिताए। उसके बाद हम दानांग के लोकल शॉपिंग मार्केट में गए। यहाँ से हमने खूब सारी शॉपिंग की। वहाँ एक रिटेल मार्केट है जहाँ पर शूज, ट्रॉली बैग्स, टी शर्ट, नाइट वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स, लेडीज पर्स वगैरह काफी अच्छे दामों में मिलता है। यहाँ पर भी आप ऑलमोस्ट 50% रेट तक बार्गेन कर सकते हो। प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी होती है और यहाँ पर आप 3-4 घंटे आराम से बिता सकते हो। मार्केट में आपको शायद बहुत ओवर कंजेशन लग सकता है। रात की हमारी फ्लाइट बैक टू हनोई थी। हम हनोई 9 बजे तक पहुंच गए थे। वहां पर हमने फिर होटल पर रेस्ट किया और नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो गए। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम रेडी हो गए सापा जाने के लिए। हमारे टूर ऑपरेटर ने 16 सीटर मिनी वैन बुक करवाई थी। यहाँ के ड्राइवर और बाकी लोग समय के काफी पंक्चुअल होते हैं और उनको हम लेट करें वह भी पसंद नहीं आता। सापा जाने का रास्ता हनोई से 5 घंटे की दूरी पे था। वहां पहुंचते ही हमें बहुत भूख लगी थी और एक इंडियन रेस्टोरेंट गणेश देखकर हम काफी खुश हुए। वहां पर आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड मिलेगा जो काफी टेस्टी रहता है। सापा में हमारा होटल भी काफी सुंदर था। बालकनी से पहाड़ और वादियां दिखती थी। तापमान तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस था और ठंडी हवा चलती थी, पर इतने में जैकेट की या स्वेटर की जरूरत नहीं थी। दोपहर को हम कट विलेज गए थे, जो कि सापा से बहुत ही नजदीक है और 15 मिनट में ही हम वहां पर पहुंच गए। यह पर टिकट होती है, पर हमारे पैकेज में वह इंक्लूड थी। यहाँ पर थोड़ा हाइकिंग है, अराउंड 300 स्टेप जैसा। पहले नीचे उतरना है,
आपको गलियों में काफी सारी दुकान मिलेगी, पर हमने वहाँ पर कोई शॉपिंग नहीं किया था। अब नीचे उतरते जाओगे तो हर 2 मिनट पर एक स्पॉट आएगा जहाँ पर आप फोटोज खींच सकते हो। हरे भरे पेड़, पहाड़, छोटे बड़े वाटरफॉल, रंग बिरंगी फूल से ये नजारा आंखों को लुभाने वाला और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। यह जगह इतनी खूबसूरत है, क्या आप इसको कैमरा में कैद नहीं कर सकते हो। नीचे पूरा गांव है जहां पर लोग अभी भी सदियों पुरानी व्यवस्था के साथ जी रहे हैं। वहां पर लोकल संगीत और बाकी 2-3 कार्यक्रम थे। आपको इसके लिए कम से कम 3-4 घंटे का समय लगेगा। हवा और पानी एकदम साफ और सारी चीज बहुत ही अच्छे से संभल के डेकोरेट की हुई थी। दूसरे दिन मॉर्निंग में हमने माउंटेन व्यू के साथ ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में कुछ खास था नहीं, पर जगह इतनी खूबसूरत थी कि मजा ही आ गया। वियतनाम में फ्रूट्स काफी अच्छे और मीठे मिलते हैं। सुबह में हमने थोड़ा रिलैक्स करके आजू बाजू के लोकेशन पर फोटोज खिंचवाए। सापा में पहाड़ों पर चावल की खेती होती है, जहां पर वियतनाम में लोगों ने पहाड़ के ऊपर ही स्टेप्स बनाए हुए हैं और वह दूर से काफी रमणीय लगते हैं। हमें लगा कि सापा में कम से कम 3 दिन रुकना चाहिए था। हम खाना खाकर वहां से 1:30 बजे निकले और शाम को 7 बजे हनोई पहुंच गए। सुबह 8 बजे हम हनोई से हालोंग में क्रूज के लिए निकल पड़े। प्राइवेट टूर नहीं था, लग्जरी बस में 25 लोगों का ग्रुप था। हनोई से यहां पहुंचने में 3 घंटे का रास्ता है। हालोंग में पहुंचने से पहले बीच में वहां पर मोती पर्ल का काफी बड़ा शोरूम है, जहां पर वह उसकी सेलफिश के अंदर खेती करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया उन्होंने हमें काफी विस्तार में समझाई, पर यह प्रक्रिया में सेलफिश मर जाते हैं, इसीलिए हमने वहां से कोई भी मोती खरीदे नहीं। वहां का शोरूम काफी भव्य और सुंदर था। और यहाँ पर सारे ज्वेलरी ओरिजिनल थे। मैं क्रूज पर ले गए। स्टाफ काफी वेलकमिंग थे और क्रूज का इंटीरियर भी काफी अच्छा था। ये कॉस्ट भी हमारा टूर पैकेज में इंक्लूड था और रेटिंग के हिसाब से यहाँ का 4 स्टार था। रूम छोटे और कंफर्टेबल थे। इसमें टीवी, एक छोटा फ्रिज
छोटी बालकनी और कॉफी टेबल भी था और व्यू बेहतरीन था। क्रूज 1 घंटे के अंदर ही हालोंग बे के मध्य में जाकर रुका, जहां पर आजू बाजू समंदर के अंदर बड़े बड़े पहाड़ लाइमस्टोन हरी चादर से लिपटे हुए थे। कम से कम 2000 ऐसे लाइमस्टोन के पहाड़ है, जो कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। लंच हमारा क्रूज में ही था। वह करके हम 5 बजे ट्राब्रावू एरिया में ले गए थे, जहां पर हमने कैकिंग बोटिंग का मजा लिया। और उसके बाद हमें प्राइवेट आइलैंड टिप टॉप आइलैंड पर ले गए, जहां पर बहुत ही सुंदर बीच था। नीला पानी और सफेद रेत और ऊपर लाइमस्टोन पहाड़ पर जाने के लिए स्टेप्स भी थे। ऊपर से नजारा बहुत ही सुंदर था। कम से कम 50 लाइमस्टोन पहाड़ और 100 इतनी क्रूज बोट्स यहाँ से देखने को मिलती है। हाइकिंग के स्टेप्स थोड़े बड़े हैं। ज्यादा उम्र के लोगों को ऊपर चढ़ने और उतरने में तकलीफ हो सकती है। यहाँ पर हमने 2 घंटे जितना समय बिताया और उसके बाद वापस क्रूज पर पहुंच गए। शाम को यहाँ पर 7 बजे डिनर था। हमारे लिए उन्होंने स्पेशल वेजिटेरियन खाना बनाया था। अपने इंडियन टेस्ट का ना होने के कारण हमें उतना अच्छा नहीं लगा। फ्रूट्स काफी अच्छे थे, हमने वही खाकर काम चला लिया। यहाँ पर रात को बारिश और तूफान आया था, पर यह नजारा भी देखने लायक था। यहाँ पर देर रात तक हम क्रूज के टॉप पर लाउंज था, जहाँ पर हम बैठकर गप्पे मार रहे थे। इसके साथ गुजराती थेपला और चाय का मजा ले रहे थे। मॉर्निंग में हमें सरप्राइज केव, जो कि वियतनाम की सबसे बड़ी गुफा है, वहां पर ले गए थे। यहाँ पर भी 300 से 400 स्टेप्स की चढ़ाई है। गुफा के अंदर उन्होंने पत्थरों से रास्ता बनाया हुआ है और सब जगह लाइटिंग की हुई है। हमारा यह कोई भी गुफा के अंदर पहला अनुभव था, जो कि काफी रोमांचक रहा। यहाँ पर आपका कम से कम 2 घंटा जितना समय जाएगा।
वहां से हम वापस क्रूज पहुंचे और नाश्ता करके क्रूज के टॉप पर हमने जमकर ही क्या जो गरबा ना करें। और हमारे डांसिंग डॉक्टर कपल ने डांस भी किया। इतना साफ पानी, हवा और लाइमस्टोन के बड़े बड़े पत्थरों से भरा हालोन बे आपके स्मृति पटल पर एक अलग ही छाप छोड़ देता है। शाम को 4 बजे तक हम वापस हनोई पहुंच गए थे। हमारी रिटर्न फ्लाइट शाम 7 बजे की थी और हम अहमदाबाद 11 बजे तक पहुंच गए। हर अच्छे सफर का एक अंत होता है और रह जाती है सिर्फ यादें। मैं आशा रखता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो वियतनाम के लोकल टूर ऑपरेटर का फोन नंबर दिया गया है।